अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कोरोना की वबाई सूरत हाल से निपटने के लिए और एक कौमी लाहे-अमल बनाने के लिए कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुलाए गए थे, लेकिन अफसोस ना तो कल कौमी असम्बली के इजलास में कोई सूदमंद बहस हो सकी और ना ही आज सेनेट के इजलास में। और वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब ने कल भी हमारे प्रोग्राम में कहा था, ये बात कही थी कि मौजूदा सूरत हाल में पार्लियामेंट का जो इजलास बुलाना है ये सिर्फ वक्त का ज़िया है। ये कल उन्होंने मेरे प्रोग्राम में बात की थी। पहले दिन आप सिर्फ जो टॉप ब्राउलर्स हैं आप उनकी मतलब फ्रैंकली अब शाह महमूद कुरैशी साहब हो, ख्वाजा आसिफ हो, बिलावल भुट्टो, इनको क्या दे आर नॉट एक्सपर्ट्स। और जब आपने एक ब्लेम गेम के लिए अगर आपने इजलास बुला लिया, फिर वो उधर से खड़े होके इनको सुना रहे हैं, ये उधर से खड़े होके उनको सुना रहे हैं। सो फ्रैंकली मुझे तो कुछ तुक नहीं समझ आई इस सेशन की। ओवरऑल आपने जो इसका मकसद था ना सिर्फ ये कि वो पूरा नहीं हो सका, बल्कि इसके बाद जो एक तासुर जो जाता है लोगों में वो ये जाता है कि ये दे आर बंच ऑफ नॉन सीरियस पीपल। और आज सेनेट के इजलास में भी हुकूमत और अपोजिशन जमातें एक दूसरे पर तनकीद करते और इल्ज़ामात लगाते नजर आई। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान का ये कहना था कि हुकूमत बैठकर वबा से निमटने के लिए पॉलिसी बनाने को तैयार नहीं है। वज़ीर आज़म मुबहम पैगामात दे रहे हैं, वज़ीर आज़म गायब हैं, उनकी पॉलिसी गायब है, उनके इत्तेहाद के अल्फाज गायब हैं। वज़ीर आज़म हैं कहाँ? इस मुल्क को आखिर चला कौन रहा है? सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा ज़फ़रुल हक ने कहा कि वबा के दौरान एक इत्तेहाद की ज़रूरत थी। वज़ीर आज़म ने तकसीम पैदा कर दी है। सूबे कोई फैसले करते हैं तो वफाक कुछ और। तासुर ये दिया जा रहा है कि सिंध हुकूमत अवाम दुश्मन है, जबकि वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक बार फिर से कहा कि आज वफाक की अलामत वाली जमात से सिंध के इनके तासुब की बू आ रही है। आप सिंध के ठेकेदार ना बने, सिंध हमारा है। सिंध हुकूमत क्या ऑर्डिनेंस ला रही है? आप बिजली के बिल माफ़ कैसे कर सकते हैं? आप होते कौन हैं बिल माफ़ करने वाले? जैसे पंजाब में लोहा मनवाया, अब हम सिंध में भी ऐसे ही लोहा मनवाएंगे, तैयारी कर लो। सवाल ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को सिंध में लोहा मनवाने की ऐसे मौके पर आखिर बात क्यों करना पड़ी? क्या ये वक्त वाकई इत्तेहाद का नहीं है? क्या शाह महमूद कुरैशी साहब सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ क्या कहा जाए कि हुकूमत किसी मिशन पर है? दूसरी तरफ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाह महमूद कुरैशी से सुबाइयत का इल्ज़ाम वापस लेने का मुतालबा किया और कहा कि उन्होंने बयान वापस ना लिया तो उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा किया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म पर भी तनकीद की और कहा कि वो कम अज़ कम जिस बात की तनख्वाह लेते हैं उस बुनियादी काम को तो पूरा करें। सवाल ये है कि सियासी जमातें मुल्क की संगीन सूरत हाल में भी पॉइंट स्कोरिंग आखिर क्यों कर रही है? एक तरफ हम ये बात कर रहे हैं कि हुकूमत लॉकडाउन में नरमी की जो इजाज़त दी है, उसके बाद जो मार्केट्स के हैं उनके हालात ख़राब हो रहे हैं। सूबाई हुकूमतें ये कह रही हैं कि हम इस फैसले को वापस भी ले सकते हैं। इस सारी सूरत हाल को पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है सिंध के वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब आपका। नासिर हुसैन शाह साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि जो इस टाइम बड़ा अहम मामला है कि जो नरमी की इजाज़त दी गई हुकूमतों की जानिब से लॉकडाउन में, लोगों ने तो शायद ये समझ लिया कि लॉकडाउन में नरमी नहीं है। ये लगता है लोगों को लगा कि शायद कोरोना ही ख़त्म हो गया है। ऐसा नहीं है। तो आप लोगों ने भी ज़ाहिर है ताजिर बिरादरी से मजबूर होकर उनकी अपील पर आप लोगों ने लॉकडाउन में नरमी की इजाज़त दी। पंजाब में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन कल से जो कुछ मार्केट्स में हो रहा है, जिस तरीके से लोगों का रश बढ़ रहा है, क्या आप लोग ये फैसला वापस ले सकते हैं? क्या इस बारे में कोई बातचीत हुई दोबारा ताजिरों से आप लोगों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें, ये महीना बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि इसमें ज़्यादा केस जो हैं वो आ रहे हैं सामने। हम नहीं चाहते थे कि लॉकडाउन को नरम किया जाए या इसमें इजाज़त दी जाए, लेकिन जिस तरह वफाकी गवर्नमेंट और दीगर सूबों ने सब एक बात पे आना चाह रहे थे, फिर चीफ जस्टिस साहब का हुक्म भी मिला कि एक आप पॉलिसीज़ बनाए, नहीं तो हमें इंटरफेयर करना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख कर हमने भी कहा कि जिस तरह दीगर सूबों में है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ हमने चेंजिंग ज़रूर की हैं SOPs पर। कुछ कारोबार अभी हमने नहीं खोले, लेकिन उसके साथ साथ हमने सबसे ये आया किया है, सब पर, ताजिर बिरादरी पर, बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कि अगर SOPs पर अमल नहीं होगा तो फिर ये हम कैंसिल कर देंगे जो परमिशंस उनको दी गई हैं। और उसके अलावा जो वैसे हमने ये तहिया किया है कि जो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं इस वक्त,
अगर वो 50% से ज़्यादा लोग वहाँ पे पेशेंट आ जाते हैं कोविड पेशेंट, तो फिर हम मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कर देंगे और उस पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और उस तरफ हम लोग जाएंगे, क्योंकि मई का महीना जो है बहुत एहतियात तलब है। उसमें ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। ये तो भी आप लोगों को बात मद्देनजर रखनी चाहिए। दिनों में रश और बढ़ेगा। नासिर हुसैन शाह साहब, लोग बाहर निकलेंगे ईद की शॉपिंग करने के लिए, वो कंट्रोल करना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन क्योंकि कल पहला दिन था और आज दूसरा दिन, तो थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा ख्याल किया। कुछ जगह तो एक्शन जरूर किए गए हैं, लेकिन ताजिर तंजीमें भी हमें सपोर्ट कर रही हैं और उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ मिलकर एक्शन लेंगे और जहां जहां इस पर अमल नहीं हो रहा उन चीज़ों को बंद कराया जाएगा। तो एक दो दिन में मजीद इसमें बेहतरी आएगी। लेकिन जो हमारा वैसे प्लान है कि अगर 50% से ज़्यादा हमारे यहाँ पेशेंट आ जाते हैं, जो हमारी जो भी हमने यहाँ पे बनाई हुई है फैसिलिटी, उसके बाद तो हम मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे। ये तब मुमकिन हो पाएगा जब टेस्टिंग कैपेसिटी अपनाएंगे आप लोग, फिर ज्यादा पता चलेगा ना, लोग ज्यादा आ रहे हैं, टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। वो तो जी बिल्कुल, लेकिन वो मैं आपको कह रहा हूँ जो हॉस्पिटलाइज होंगे, जब ये शिद्दत इख्तियार करता है, लोग बीमार होते हैं, और मैं उसकी तरफ बात कर रहा हूँ। बाकी तो कैपेसिटी हमने बढ़ाई है। पहले दिन 26 फरवरी वाले दिन जब था, 27 को हमने चेक किया, फैब को हमारे पास 80 टेस्ट करने की कैपेसिटी थी। उसको बढ़ाकर इस वक्त हम 5000 से ज्यादा टेस्ट कर सकते हैं एक दिन में, जो हम लोग कर रहे हैं पूरे सिंध में। मैं आपको सिर्फ एक रिस्पांस, अगर आपकी इजाजत हो, जो आपने इंट्रो में कहा कि जो ये असेंबली में बात हुई, दीगर हुई, देखें हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है पीपल्स पार्टी का। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहले दिन प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा कि हम आपके साथ हैं इस वायरस से निपटने के लिए। कल असेंबली में आपने देखा सब लोग सिर्फ बात कर रहे हैं चेयरमैन साहब की तकरीर की, उस तकरीर की तरफ नहीं जा रहे जिसने स्टार्ट लिया। और जो मिनिस्टर हैं हमारे फेडरल फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने जो तकरीर की, ये तो उनकी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की कि वो ऐसी बात कहें कि जिसमें ये तासुर जाए कि हम लोगों ने साथ चलना है। अगर आप इब्तदाई तकरीर में ट्रेजरी बेंच से कोई ऐसी तकरीर आ जाएगी जो मुतनाज़ा हो, जिसमें आप खुद इश्तियाल फैलाएं, इल्ज़ामात लगाएं अपोजिशन की पार्टीज पर, तो जाहिर है फिर जवाब देना तो बनता है कि लोग एक यकतरफा बात सुनते हैं। तो उसी जवाब के लिए चेयरमैन बिलावल साहब ने भी बात की और इसी तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बात की। तो आप सिर्फ देख लें, आपको फैसला अवाम ने करना है कि कौन इसमें सीरियस है, कौन सिंसियर है, कौन चाहते हैं कि इस वबा से मिलकर निपटें। शाह महमूद साहब ने जो आज बात की ना, भाई आप कैसे बिजली और के जो है ना बिल माफ कर सकते हैं? आप लोगों को भी पता है बिजली और गैस का जो मामला है ये विफाक के दायरे में आता है, तो आप लोगों ने इसको कोरोना ऑर्डिनेंस में शामिल कैसे कर लिया? देखिए, मैं आप ये कंफ्यूज कर रहे हैं ना इन सारी चीजों को। ऐसा नहीं किया हमने। माफ करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब को लेटर जरूर लिखा है चीफ मिनिस्टर ने कि ये माफ कर दिए जाएं, आपका इख्तियार है फेडरल गवर्नमेंट का। हमने तो इनके इदारों के सरबराहों को ये रिक्वेस्ट की थी कि ये जो बिल है इनको अगले जो महीने हैं उसमें एडजस्ट किया जाए। हमने ये नहीं कहा, जाहिर है हमारा ये इख्तियार नहीं है, लेकिन कोविड-19 की सूरत हाल के पेश नजर चीफ एग्जीक्यूटिव सिंध जो है, चीफ मिनिस्टर जो है, वो ये बात कर सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि ये बिल जो है आप मौखर कर दें। हमने माफ करने के लिए नहीं कहा। हमारे पास पानी का बिल है, वो हमने माफ कर दिया जो हमारे बस में था। बाकी हमने इन इदारों को लिखा था कि आप ये बिल बाद में लें। इसी तरह स्कूल फीस की बात है कि 20% जो है वो कम कर दी जाए ट्यूशन फीस में, क्योंकि इस वक्त जो स्कूल हैं अगर वो बंद हैं तो ना वो बिजली का बिल दे रहे हैं, ना वो जो एतराज था गवर्नर सिंह का बिजली गैस बिल में रियायत को लेकर, वो अब एतराज को दूर करके दोबारा से उस ऑर्डिनेंस को भिजवा दिया है गवर्नर सिंह के पास मंजूरी के लिए। उसको जी बिल्कुल हमने उनको भिजवा दिया है, वो जी बिल्कुल साइन करवा के हमने भिजवा दिया है। लेकिन मैं सिर्फ आपको अर्ज कर रहा हूँ कि ये कंफ्यूज कर रहे हैं ना कि जी ये बिल कैसे माफ कर सकते हैं। जी हमने माफ करने के लिए नहीं कहा, हमने सिर्फ कहा कि इनको बाद में एक साथ में ले लिया जाए, क्योंकि लोगों के पास इस वक्त जब चीजें बंद हैं तो वो कैसे अदा करेंगे। तो ये वो खामखा का एक कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। आपने देखा कि बहुत सही तरीके से काम
हो रहा था और अब हम भी करेंगे काम, लेकिन उसको ये जो कैसे लॉकडाउन क्यों कामयाब नहीं हुआ, ये मिक्स सिग्नल्स, ये मैसेजेस डबल किस्म के कि जी लोग भूख से ये हाल हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर हम पर इल्जाम लगाया जाता है कि सिंध वाले लोगों को डराते हैं, बढ़ा चढ़ा कर जो है नंबर्स बताते हैं। हम क्या पागल हैं? हम क्यों करेंगे इस तरह? हम अगर लोगों को हकीकत नहीं बताएंगे तो लोग किस तरह अमल करेंगे, एहतियात कैसे करेंगे? अगर लोगों को कहें सब ठीक है, फिर उन्हें कहें नहीं आपने घरों में रहना है, आपने एहतियात करनी है, लोग कहेंगे भाई तुम लोग पागल हो, जब सब कुछ ठीक है तो हम क्यों घरों में रहें? ये मैसेज किसकी तरफ से जा रहा है? हमने तो कभी नहीं कहा कि सब ठीक है, हम तो कह रहे हैं अलार्मिंग सिचुएशन है। और ये जो इस वक्त कोई पता नहीं कि कितने लोगों इस वायरस से मुब्तला हैं, बल्कि हम लोग जाहिर है अब एक लंबे अरसे तक इस वायरस को फेस करना है, इसलिए नई तर्ज जिंदगी की तरफ जा रहे हैं, वे ऑफ लिविंग की तरफ जा रहे हैं, और वो हम लोग इंशाल्लाह यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया वज़ीर इत्तलात सिंध शाह साहब मेरे साथ है। मुझे ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। ज़ुबैर साहब, हम बात कर रहे हैं, कल से ये बात हो रही है कि ऑपोजिशन के ज़िद पर, ऑपोजिशन के कहने पर हुकूमत ने इजलास बुलाए, लेकिन हुकूमत तो चाहती थी कि वर्चुअल जो है ना वो सेशन किए जाएं कोरोना की वजह से। तो आप लोगों के कहने पर जब ये बुलाए गए, लेकिन हमने देखा कि कौमी असम्बली के कल के सेशन में, आज सेनेट में भी सिर्फ तनकीद बराए तनकीद हुई, कोई बामायनी गुफ्तगू नहीं हुई। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि कोरोना को लेकर कोई तजावीज़ आएंगी, आएंगी, मशवरे दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई बामायनी डिस्कशन कहीं नज़र आई कल या आज में? आपको कोई फ़ायदा हुआ इन इजलासों का? मेरा ख्याल 100% तो आप नहीं कह सकती कि कोई बिल्कुल बामायनी डिस्कशन है। आज मिसाल के तौर पर अगर आप सेनेट में मुसद्दिक मलिक की तकरीर सुने तो बिल्कुल क्लियर कट बड़ी अच्छी स्पेसिफिक सजेशंस हैं। होता ही है कि आप जब हम ये कहते हैं कि जी हुकूमत को लॉकडाउन सख्त करना चाहिए अगले 6 हफ्ते, यही राय, इसी तरह से राय हम डिस्कस कर रहे हैं जाहिर है इस वायरस के हवाले से कि आइंदा आने वाले हफ्तों में क्या करना चाहिए और हुकूमत जो अब तक की सिचुएशन है उस पर क्या वो है। तो कुछ तो बड़ी स्पेसिफिक तकरीरें हुई हैं। ये ज़रूर है कि आप ये कह सकते हैं कि बहुत से लोग मुतमईन नहीं होंगे और ज़ाहिर तनकीद होनी भी चाहिए कि वहाँ सिंध कार्ड का डिस्कशन करना। देखें अब मैं वहीं से शुरू कर दूँ कि जी तो देखें शाह महमूद कुरैशी को क्या ज़रूरत थी कि सिंध कार्ड का जिक्र करना शुरू कर दें। सिंध कार्ड एक सेंसिटिव इशू है और सिंध की गवर्नमेंट और सिंध की जो हुकूमत कर रही है वो सिंध के इंटरेस्ट में ही बात करेगी ना, वो बलूचिस्तान के इंटरेस्ट में तो नहीं बात करेगी। जो अभी तक जो भी जब से ये वायरस आया है उस वक्त से लेके आज तक बलूचिस्तान की हुकूमत जो है वो बलूचिस्तान के इंटरेस्ट में उन्होंने फैसले किए हैं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो बिजली के बिलों को लेकर बात की कि आप ये इसको जो ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं हम कैसे इसको माफ कर सकते हैं, वो तो पता होना चाहिए। बिल्कुल जायज़ वो बात है जब सिंध हुकूमत, सब लोग जानते हैं कि बिजली और गैस का जो मामला ये वफाक के दायरा कार में आता है, तो इसको ऑर्डिनेंस में शामिल करने की क्या जरूरत थी? ये तनकीद आपने समझते जायज़ थी उनकी? बिल्कुल, देखिए मैं भी गवर्नर था। एक बात ये होती है कि हर चीज़ में एक होता है नो करने का तरीका और एक होता है सोल्यूशन। सबसे आसान चीज़ होती है नो करना और ज़्यादा मुश्किल होता है सोल्यूशन लेके आना। अगर वफाकी नुमाइंदे को जो कि गवर्नर हैं, अगर उनको इस चीज़ पर एतराज़ था कि सिंध की हुकूमत बिजली में कैसे कमी का कह सकती है, तो उसकी एक बड़ी आसान तजवीज़ थी। वो यस करते हुए सिंध की हुकूमत पर डाल सकते थे कि चूँकि ये वफाक का है लेकिन आप समझते हैं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आपको जो NFC अवार्ड में जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है जो कि वफाक ने ऑलरेडी आपके पैसे देने सिंध के, उसमें से हम कटौती कर लेंगे। तो अब आप मुझे बताएं कि ये हल होता मसला या नहीं होता? तो कितना आसान है। आई मीन एवरीथिंग हैज अ सोल्यूशन। जो सबसे ज्यादा आसान चीज होती है वो नो करना होता है। जब आपने कोई चीज करने के लिए आप तैयार ही ना हो, और ये हर लेवल पर होता है, चाहे वो अकाउंटेंट के लेवल पर हो, चाहे वो चीफ एग्जीक्यूटिव के लेवल पर हो या सफाई मुमलिकत के हवाले से हो। अगर आपने कोई हल तलाश करना है तो आप हल तलाश कर सकते हैं।
क्योंकि जब आप गवर्नर होते हैं और आप कोई भी ऑर्डिनेंस को नो करते हैं तो आपको बहुत देखभाल के और बातचीत करके, तो आपने ये भी क्वेश्चन है कि जी सिंध के गवर्नर ने क्या क्या किया जब उनके पास ये ऑर्डिनेंस आया, तो उन्होंने क्या तजवीज पेश की या क्या पूछने की कोशिश की क्लैरिफिकेशन के लिए? कुछ भी नहीं किया, स्ट्रेट अवे नो करके भेज दिया, बिकॉज आपकी नीयत ही खराब। अच्छा, आप ये चाहते ही नहीं थे कि सिंध की हुकूमत के गए चुके हैं गवर्नर इस्माइल सिंध इमरान इस्माइल की जो तब्दीली की बातें हो रही हैं, ये तो बात हम सब जानते हैं कि गवर्नर्स के जो इख्तियारात होते हैं वो महदूद होते हैं। हाँ, हायर एजुकेशन को लेकर कुछ इख्तियारात होते हैं, ज़्यादा इख्तियारात होते हैं, लेकिन आप समझते हैं कि कारकर्दगी की बुनियाद पर जो इनकी अपनी पार्टी में भी लोगों बातें कर रहे हैं और बाहर भी ये बातें हो रही हैं कि हो सकता है कि कारकर्दगी से जो है ना प्राइम मिनिस्टर मुतमईन ना हो, इसलिए तब्दीली की बातें हो रही हैं। तो कारकर्दगी की लिवरेज इस ओहदे पर लेकर होती कितनी है जो तब्दीली की बातें हो रही हैं? देखिए, महदूद हों या अनलिमिटेड हों, हर जॉब में एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। मिसाल के तौर पर आपको हायर एजुकेशन के हवाले से एक बड़ा अहम आपका रोल होता है, और हो सकता है कि ये गवर्नर साहब चूंकि खुद FA पास हैं तो ये खुद ही एम्बैरेसमेंट फील करते हों यूनिवर्सिटी जाते हुए या उनके सिंडिकेट के हवाले से बातचीत करते हुए या कन्वोकेशन के हवाले से, क्योंकि जाहिर है एक FA पास एक डॉक्टर MA लेवल या PhD लेवल के लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर आपको यू हैव टू स्पीक एट ऑल द फोरम्स, चाहे वो हिस्ट्री के हवाले से हो, चाहे वो इकोनॉमी के हवाले से हो, और बहुत सी चीजों में रोल प्ले किया जाता है। और एक सिंध के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सिंध का जो गवर्नर होता है, क्योंकि सिंध इज दी कराची इज दी फाइनेंशियल हब ऑफ द कंट्री, और हमेशा यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव हैं, उनको एक शिकायत रहती है कि उनका एक्सेस नहीं होता इस्लामाबाद की हद तक, उनकी सुनाई नहीं होती है। तो सिंध का गवर्नर का एक बहुत अहम रोल होता है टू इंटरेक्ट एंड टू बी द इंटरफेस विद द बिजनेस कम्युनिटी, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव, और उसके लिए उसकी समझ बूझ होनी चाहिए, बिकॉज उसको प्राइम मिनिस्टर के साथ भी एक्सेस है, फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर, प्लानिंग मिनिस्टर, उनके साथ भी एक्सेस है। तो अगर समझ बूझ ही ना हो तो आप कैसे रोल प्ले कर सकते हैं? सही। मेरा ख्याल है, मुझे नहीं पता कि वो चेंज होने जा रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, लेकिन अगर वो चेंज करेंगे तो फिर अगर उनकी जगह एक और जिस तरह मैट्रिक पास को एजुकेशन मिनिस्टर KB का लगाया था और वो कहते हैं कि जी डिग्री की जरूरत नहीं होती। अच्छा जुबैर साहब, हम देखते हैं कि हर 6 महीने बाद 8 महीने बाद 18वीं तरमीम में तब्दीली की कुछ बातें निकलना शुरू हो जाती हैं, और जब भी 18वीं तरमीम में तब्दीली की बातें होती हैं पीपल्स पार्टी बुखला जाती है, गुस्से में आ जाती है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये बात तो की, उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करते हैं, हम इसके कायल भी हैं, लेकिन कुछ मसाइल हैं। आप समझते हैं कि वाकई कुछ लेकूनाज हैं जिन पर मिल बैठकर बात होनी चाहिए? पीपल्स पार्टी तो हमेशा कहती है कि बिल्कुल एक मामला एक हल हो चुका है, इख्तियारात देकर क्या हम लोगों ने गलती की है, हम लोगों ने तो सूबों को बाइख्तियार बनाया है। तो पीपल्स पार्टी समझती है कि इसमें तरमीम नहीं हो सकती, तब्दीली नहीं हो सकती। तो आप समझते हैं कि इस पर मिल बैठकर एटलीस्ट बात तो हो सकती है? देखें, आइन में कितने अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, सो ये कहना कि 18वीं अमेंडमेंट जो है उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल गलत होगा। दुनिया का कोई भी आइन होता है उसमें वक्त के हिसाब से और हालात की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। और 18th अमेंडमेंट इज नॉट अबाउट वन आर्टिकल, इट इज सेवरल डजन आर्टिकल्स। तो एक तो हुकूमत को अगर कोई चेंज लानी है और डिबेट करवानी है और पब्लिक फोरम में भी करवानी है या पार्लियामेंट में करवानी है, तो उसका सही तरीका ये होता है कि वो स्पेसिफाई करें कि कहाँ उनकी मुश्किलात है। अब जो जनरली हम समझें वो कहते हैं कि जी जो डिवॉल्व किए थे बहुत से चीज़ें, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है और दूसरी चीज़ें, उसमें कैपेसिटी बिल्डअप नहीं की सूबों ने, जो कि उनको करने ज़रूरत थी ताकि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती। तो अगर वो सूबों के पास कैपेसिटी नहीं है, क्या वफाक के पास कैपेसिटी है? जो हमने पिछले 20 महीने में देखे, वफाक के पास तो बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं है परफॉर्मेंस के हवाले से कि कोई ये कह सके कि एक चीज में भी आज वफाक खड़े होकर 20 महीने के बाद ये नहीं कह सकते कि हमने ये डिलीवर किया। हाँ, वो ये जरूर कह सकते हैं, और जो कहते हैं हमने ये क्यों डिलीवर नहीं किया, हमारा फेलियर क्यों है, क्योंकि ये PML ने ऐसा छोड़ा था 70 साल की परफॉर्मेंस थी। रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
नाजरीन, इसे लॉकडाउन में नरमी का नतीजा कहें या पाकिस्तान की टेस्टिंग सलाहियत में इजाफा कहें, हकीकत यह है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार तेज़ी से जारी हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान वबा के 2000 से ज़ायद नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, जिससे पाकिस्तान में कोरोना के मरीज़ों की तादाद 33,000 के करीब पहुंच चुकी है, जबकि मजमूई हलाकतें 700 से ज़ायद हो गई हैं। हुकूमत ने डॉक्टर्स की जानिब से दी गई वार्निंग्स को खातिर में ना लाते हुए हम सब ने देखा कि ताजिर बिरादरी का मुतालबा था कि मीशत को बहाल किया जाए और लॉकडाउन में नरमी का फिर बाद में हुकूमत ने ऐलान किया और मुख्तलिफ SOPs तय किए और उसके बाद लॉकडाउन खोलने का, उसमें नरमी का ऐलान किया था। लेकिन आज लॉकडाउन में नरमी के दूसरे रोज़ भी किसी SOP पर अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, ना ही कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए नज़र आ रहा है। दुकानदारों और ख़रीदारों ने हिफाजती पाबंदियों की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। बड़े और छोटे बाज़ारों में ख़रीदारों का बेपनाह रश रहा। समाजी फासलों का, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया, जबकि मास्क, दस्ताने, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल भी कहीं नज़र नहीं आया। सड़कों पर बहुत ज़्यादा रश रहा, ट्रैफिक जैम रही। सिंध और पंजाब की हुकूमतों को इस बात का इदराक होना शुरू हो गया है कि लॉकडाउन में नरमी का आवाम ने नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। आवाम शायद ये समझ रहे हैं कि शायद कोरोना ही ख़त्म हो गया है, जिसे हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की वबा मज़ीद फैलने के जो ख़तरात हैं ये बढ़ने लगे हैं। और इस सूरत हाल के पेश नज़र सूबा पंजाब और सिंध की हुकूमतों ने लॉकडाउन फिर से सख्त करने की वार्निंग भी दे दी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि आज कोरोना से सूबे में रिकॉर्ड हलाकतें हुई हैं, अगर हालात बेहतर ना हुए तो दोबारा से पाबंदियां लगा देंगे। उन्होंने लॉकडाउन के हवाले से खबरदार करते हुए ये भी कहा कि SOPs पर किसी ने अमल नहीं किया है। दूसरी तरफ पंजाब के वज़ीर सनत मियां असलम इकबाल भी उन्होंने भी आज ये कहा कि उन्हें ताजिरों ने मुश्किल में डाल दिया है, उन्होंने बहुत ज्यादती की है, दोबारा लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। चंद रुपयों की खातिर सबकी जिंदगियां दांव पर लगा दी गई हैं। सवाल यह है कि अगर SOPs पर अमल दरामद ना किया गया तो क्या दोबारा से वाकई पाबंदियां लगा दी जाएंगी, दोबारा से हम लॉकडाउन जो है उसको सख्त कर देंगे। SOPs पर अमल दरामद ना करवाने के जिम्मेदार तो यकीनन ताजिर हैं। और अगर मज़ीद कोरोना बढ़ता है, मज़ीद केसेस सामने आते हैं तो क्या ताजिर ये जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार होंगे? मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है सदर कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर साहब मेरे साथ हैं और MD यूटिलिटी स्टोर्स उमर लोधी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। मेरे दोनों मेहमानों का अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया। अतीक मीर साहब, मैं आपसे शुरू करती हूँ। इसमें तो कोई शक नहीं है कि ताजिरों ने एक प्रेशर डाला, इसको अपील कहें या ये कहें कि जो मजबूरियां बताई गई, इसमें कोई शक नहीं है कि ज़ाहिर है मईशत तबाह हो रही थी, लोग बेरोज़गार हो रहे थे, तो आप लोगों के साथ हुकूमत ने बारहा मुज़ाकरात भी किए। फाइनली जब आप लोगों की अपील को सुन लिया गया, मान लिया गया, लॉकडाउन में नरमी कर दी गई। लेकिन कल से हम जो मार्केट्स में हालात देख रहे हैं, जिस तरीके से रश बढ़ रहा है, कोई SOPs पर अमल नहीं हो रहा है, केसेस अगर बढ़ेंगे तो कल को क्या आप लोग ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होंगे, अपनी इस गलती को मानेंगे कि हाँ हम लोगों की वजह से हुकूमत ने खोला लेकिन हम लोग ये SOPs पर अमल नहीं करवा सके लोगों से, ना ही खुद कर सके? देखिए, जहाँ तक लॉकडाउन को नरम करने की बात थी और तिजारती सरगर्मियों को बहाल करने का मामला था, तो ये इक़दाम तो गलत नहीं है। मैं अब भी कहता हूँ कि ये इस इक़दाम का जो मैंने ये 2 दिन में जो नतीजा देखा, एक तरफ 8 से 10% या 10 से 15% बास कारोबार पे एक हिलजुल ज़रूर पैदा हुई और हमने देखा कि ताजिरों के चेहरे पे एक इत्मीनान था। लेकिन दूसरी जानिब हमारी तवक्कुआत से बढ़कर जो SOPs की खिलाफ वर्जी हुई, उसमें कई जगहों पर मैंने देखा कि ताजिर कसूरवार हैं, लेकिन बेशतर जगहों पर अवाम का रेला रोकना किसी के बस में नहीं था। क्योंकि देखिए, सड़कों पर अगर लाखों लोग उमड़ आए हैं और ट्रैफिक जैम है तो इसमें ताजिरों का कसूर तो नहीं है। बिल्कुल सही है। अगर आप लोगों का कसूर नहीं है, ताजिर जो है वो बाजारों में जो लोग उमड़ कर आ रहे हैं, मान लिया उसको भी नहीं रोक सकते, लेकिन आप लोग ये तो कर सकते हैं कि जो दुकानों में लोग दाखिल हो रहे हैं, बाहर आप ये सख्ती से लिख कर लगाएं, बाहर आप लोग सख्ती करवाएं कि जो SOPs पर अमल नहीं करेगा वो दुकान में एंटर नहीं हो सकता, वो शॉपिंग नहीं कर सकता, उसे कुछ नहीं मिल सकता। जो चीज़ आप लोगों के बस में आप वो तो करवा सकते हैं आप लोग। देखिए, जिन दुकानों पर SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है उन दुकानों पर खरीदार दुकानों से बाहर होता है।
जैसे गारमेंट्स की दुकानें हैं, कपड़े की दुकानें हैं, और बड़े स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर्स तो वैसे भी बंद हैं, प्लाजा भी बंद हैं, उसके अलावा मॉल्स भी बंद हैं जहां खरीदारी अंदर जाके होती है। लेकिन जिन दुकानों में जैसे फर्नीचर की शॉप्स हैं, कालीन है, पर्दा है, जहां अंदर लोग दाखिल होते हैं, वहां कतन SOPs की खिलाफवर्जी नहीं है। लेकिन मैं ये फिर भी नहीं कहता कि वो ताजिरों की जिम्मेदारी नहीं है। ताजिरों को चाहिए कि वो उन्हें तरगीब दें, उन्हें रोकें। जो दुकान के बाहर भी एक झबीले की सूरत में, रश की सूरत में मौजूद हैं, उनको रोकना चाहिए। लेकिन अगर ताजिरों के रुकने से भी वो नहीं रुकते और वो SOPs की खिलाफवर्जी करते हैं, तो मैं हुकूमत को बार बार ये बात कह चुका हूं कि आप ऐसी दुकानों को या ऐसी जगहों को आप सील कर सकते हैं। देखिए, सजा का अमल तो हर जगह रहेगा। जिस कौम में सिग्नल पर भी अगर सिपाही ना हो तो सिग्नल तोड़ देते हैं, और सिपाही मौजूद हो तो सिग्नल की पासदारी करते हैं, तो वहां लेकिन ऐसा नहीं हो सकता 2 दुकानों को खोलने की इजाजत ना दी जाए, 4 दुकानें मार्केट में खुली रहे, फिर उस 4 दुकानों पे बहुत ज्यादा रश बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। उमर लोधी साहब, अगर ताजिर चाहते हैं काम चलता रहे, मैं आपकी तरफ आती हूँ तीक मीर साहब, उमर लोधी साहब, अगर ताजिर चाहते हैं कारोबार चलता रहे, मैशियत का ये पहिया इस तरीके से चलता रहे, आप लोगों के मसाइल भी इस तरह हल होते रहे कारोबार को लेकर, तो ये आप लोगों को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि अगर लोग मार्केट में आ रहे हैं, लोग अगर SOPs पर अमल नहीं करें, तो आप लोगों को चाहिए कि ज़बरदस्ती उन पर SOPs पर अमल करवाया जाए। नहीं तो सिंध में भी कहा जा रहा है और पंजाब में भी आज मियां असलम इकबाल साहब ने कहा है कि हम लोग दोबारा लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं, फिर आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। जी शुक्रिया। मैं तो ये सिर्फ आपको करूँगा, हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से हमें तो अपनी SOP जिस हद तक पूरी कर सकते हैं मास्क के साथ अपने स्टाफ के लिए भी, और हमने ऑलरेडी ये किया हुआ कि 50% ऑफ आवर कैपेसिटी जो हमारे स्टोर की है, अगर किसी स्टोर 20 की कैपेसिटी है तो हम 10 लोगों को अंदर आने की इजाज़त दे रहे हैं, इससे ज़्यादा को इजाज़त नहीं दे रहे। बट आई थिंक एज एन इंडिविजुअल अगर मैं कहूँ तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट्स विद मी। जब हम मनहसुल कौम खुद इस जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे, और क्या हमारी शॉपिंग खाने पीने के अलावा अगर छोड़ दें, क्या वो हमारी जिंदगी और से ज्यादा अजीज है? हम छोटे छोटे बच्चों को भी लेके जा रहे हैं, और आपकी बात बिल्कुल सही, मैं भी प्रोग्राम देख रहा था कि लोग छोटे बच्चों को, शीरखार बच्चों को भी गोदी अपने साथ उठा के और शॉपिंग कर रहे हैं। क्या ये एक मुहज़्ज़ब कौम का कि हमें ये करना चाहिए? क्या हमें गवर्नमेंट को ही इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें खुद ये जिम्मेदारी उठानी होगी एज एन इंडिविजुअल, एज ए फैमिली यूनिट? तो हम अपने साथ क्या जुल्म कर रहे हैं? क्या ईद की शॉपिंग इतनी जरूरी है कि हम अपनी जान जोखों पे लगा दें और दूसरों की भी जानों को रिस्क पे डालें? तो ये गवर्नमेंट की नहीं है, लोगों के भी है, ताजरों के भी है, हमारी भी है, तमाम लोगों की है। जब तक हम मिलके इसको जंग नहीं करेंगे, हम सिर्फ बहस करते रहेंगे, टॉक शोज पे आते रहेंगे, लेकिन जब तक अमल दरामद हर इंडिविजुअल नहीं करेगा, और बिल्कुल सही कहा, शायद लोग भूल गए हैं कि लॉकडाउन खत्म हो गया तो कोरोना खत्म हो गया। कोरोना तो वही का वही है, वी स्टिल अंडर थ्रेट। तो जहां तक हम अपनी, मैं अगर USC की यूटिलिटी स्टोर्स की बात करूं तो जी हम हत्तल वसा जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, और उसमें काफी हद तक हम कामयाब भी हैं कि अपने उतने लोगों को आने दें और SOPs को फॉलो करें। बाकी ताजिर साहबानों को भी ये करना होगा। जी अतीक मीर साहब, बच्चों की बात, यही सवाल मैं आपसे भी करने लगी थी, और ये तजवीज़ भी है जो आज हर जगह से आ रही है कि ज़ाहिर है जो बाज़ार होते हैं, एंट्री पॉइंट्स, ज़ाहिर है सबको पता होता है कि कहाँ से आपने एंटर करना है, कहाँ से एग्ज़िट होना है। तो ऐसा तो हो सकता है ना कि एंट्री पॉइंट पर सख्ती से आप लोगों की तरफ से मार्केट्स में डायरेक्शंस जानी चाहिए कि कम उम्र के जो बच्चे हैं उन लोगों को, अगर कोई माएँ बच्चों को साथ ले रही हैं, आप पूरी फैमिली को वापस घर भेज दें, आप उनको मार्केट में एंटर होने की इजाज़त ही ना दें, छोटे बच्चों के साथ, स्पेशली जो मार्केट्स में आ रही हैं खवातीन। ये तो आप लोग कर सकते हैं। बेशक ये अच्छी बात है जो आपने कही है। मैं समझता हूँ कि अगले दिनों में हमें भी सख्ती करनी पड़ेगी। अगर हमें इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना है तो ताजिरों को अब अज खुद भी कानूनी इदारे, कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी जिम्मेदारी पूरी करें या ना करें, मुफाद हमारा है। आज फिर ये ऑप्शन खत्म हो जाता है, ये सहूलत वापस ले ली जाती है, तो नुकसान सबसे ज्यादा हमारा है। शायद अवाम का भी इतना ना हो, लेकिन ये हकीकत है। मैं देख रहा हूं कि एक औरत ने बच्चे की चड्डी खरीदनी होती है, वो 10 औरतों को साथ लेके बाजार आ जाती है। कुछ इंसान
मैं समझता हूं कि कुछ तो कल्चर होना चाहिए, कुछ तहजीब होनी चाहिए, कुछ मामलात को आवाम को भी समझना चाहिए। ये ऐसी सूरत हाल है जिसमें हम किसी को क्या बताएं। फिर भी मैं कहूंगा हुकूमत ने हमारे साथ एक अच्छा इकदाम किया है, हमें अच्छा मौका दिया है। मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि ये तकरीबन 1.25 माह की बंदिश के बाद जब अचानक लोग अपनी मार्केटों में आए तो यकीनन एक शिद्दत थी। अभी आखिरी अशरे में रश और बढ़ेगा, ताजरों का भी, लोग और ज्यादा तादाद में निकलेंगे ईद की शॉपिंग करने के लिए। उसके लिए आप लोगों को ज्यादा सख्त SOPs रखने और उस पर अमल दरामद करवाना बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए। बेशक हमें खुद भी अपने मुफाद में इस पर सख्ती करनी पड़ेगी। मैं अब भी इसके बावजूद आपने देखा, मैं ताजरों की हिमायत नहीं करता। जो लोग इसको फॉलो करते हैं, जो लोग एहतियात के तकाजे पूरे कर रहे हैं, यकीनन मैं उनके फेवर करूंगा। जो नहीं करते उन्हें कानून सजा दे सकता है और देना भी चाहिए, इसलिए कि चंद लोगों की वजह से अक्सरियत का मुफाद खत्म हो जाए, अक्सरियत को तिजारत का मौका बंद हो जाए। मेरा ख्याल है कि ये ज्यादती की बात होगी। सही, बहुत शुक्रिया। MD स्टोर्स उमर लोधी साहब मेरे साथ हैं, सदर कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर साहब मेरे साथ हैं। मेरे दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। नाजरीन, क्या इस साल के माली बजट में आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा या नहीं? इस सवाल का जवाब तो माली बजट के सामने आने के बाद ही हम सबको मिलेगा, जो कि अगले महीने के पहले हफ्ते में मुतवक्के है। कोरोना ने आलमी मईशत के साथ साथ मुल्की मईशत को भी शदीद झटका दिया है और ऐसी सूरत हाल में आवाम के लिए रिलीफ वाला बजट बनाना यकीनन हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। जबकि मुशीर खजाना अब्दुल हफीज़ शेख ने मजीद कर्ज लेने का भी इंदिया दिया है। डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख का ये कहना है कि सख्त मालियाती नज़्म ज़ब्त के बायस जारी माली साल में हम 3% बढ़ोतरी की तवक्को कर रहे थे। वबा के बाद बढ़ोतरी के अहदाफ का हुसूल जो है ये मुमकिन नहीं है। मौजूदा हालात के बायस इसकी शरह जो है -1 से -1.5 तक रहने का इम्कान है। वायरस के बहरान के पेश नज़र पाकिस्तान को मजीद कर्जों की ज़रूरत है। क्या अब पाकिस्तान फिर से हम ये कहें कि IMF का दरवाज़ा खटखटाएगा और मजीद कड़ी शराइत पर हम कर्जा एक बार फिर से हासिल करने जा रहे हैं? जबकि IMF की बात की जाए तो IMF की जानिब से पहले ही पाकिस्तान को बजट में शदीद दबाव का सामना करना पड़ रहा है। IMF का ये मुतालबा है कि जो बजट का खसारा है ये GDP का 0.4% मुकर्रर किया जाए, जबकि सूद और कर्ज की अदायगी के लिए 2700 अरब रुपए मुख्तस किए जाएं इस बजट में। जबकि IMF के मुतालबे पर 5100 अरब रुपए का टैक्स हदफ हासिल करने के लिए 800 अरब के नए टैक्सेस लगाना पड़ेंगे। जबकि यह भी कहा जा रहा है कि IMF शराइत के मुताबिक बजट अहदाफ मुकर्रर ना होने पर कर्ज प्रोग्राम दोबारा से शुरू नहीं होगा। सवाल यह है कि क्या वजारत खजाना IMF के मुतालिबे पर ही बजट अहदाफ को मुकर्रर करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो मुल्क के गरीब आवाम का जो है वो इसका बोझ कैसे बर्दाश्त करेंगे? दूसरी जानिब हुकूमत ने दिया मीर भाषा डैम की तामीर शुरू करने का ऐलान किया है। दिया मीर भाषा डैम पर आने वाली लागत का जो तखमीना है ये 15 अरब डॉलर तक है। क्या मौजूदा मौशी सूरत हाल में पाकिस्तान जो है इतना बड़ा मंसूबा बना पाएगा? इस पर मैं बात करूंगी। माहिर मुआशियात डॉक्टर इशफाक हसन साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, हम सब जानते हैं इस वक्त एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, एक बड़ा क्राइसिस है। इस पेंडेमिक में ज़ाहिर है से पूरी दुनिया निमट रही है। अब हमारे पास जो एक मौशी चैलेंज है वो ज़रा मुख्तलिफ इस लिहाज से है कि जून में बजट आने वाला है और इतलात हैं कि पहले हफ्ते में बजट आ रहा है। लेकिन IMF के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि IMF ये दबाव डाल रहा है कि अगले माली साल के लिए 5100 अरब की टैक्स वसूलियाँ IMF चाहता है। और फिर यह भी मुतालबा है IMF का कि बजट खसारा GDP का 0.4% मुकर्रर किया जाए और फिर इस बजट में सूद और कर्जों की अदायगी के लिए 2700 अरब रुपए मुख्तस किए जाए। डॉक्टर साहब, अगर 5100 अरब रुपए का आपने टैक्स हदफ हासिल करना है तो फिर उसके लिए 800 अरब के नए टैक्सेस भी आपको लगाने पड़ेंगे इसको अचीव करने के लिए, इस टारगेट को। कितना मुश्किल चैलेंज है डॉक्टर साहब। आपको पता है मौजूदा हालात में ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी इतनी पिसकर रह गई है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो ऐसे में क्या लोग इन नए टैक्सेस का बोझ बर्दाश्त कर सकेंगे?
यहाँ पर मैं सिर्फ ये कहूँगा, इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों से, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। आप जब जाएंगे IMF में तो ये चीजें आपके साथ होंगी। आप बिल्कुल बाख्तियार नहीं है पॉलिसी बनाने में। जितनी वो लिवरेज दे दें वो उतना ही आप कर सकते हैं। कितने शर्म की बात है कि 200 मिलियन से ज्यादा वाला मुल्क, आबादी वाला मुल्क, एक न्यूक्लियर पावर आज अपनी माशी पॉलिसी नहीं बना सकता। उसको बताया जाता है कि आपने क्या क्या करना है, हम सिर्फ उनकी बातों पे इम्प्लीमेंट करते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे होंगे इन सब चीजों से। जब मैं यही बात मैंने शुरू में कहा तो मैं अकेला खड़ा था। आप तरह के जितने चैनल थे कोई मेरे पीछे नहीं खड़े थे। और मैं इसी दिन के लिए, क्योंकि मैं जानता था कि क्या होगा पाकिस्तानियों के साथ में, और मैं कह रहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुदा के वास्ते इस रास्ते पे न चलें। तो अब क्या है, अब हम IMF में जितना वो हमें लीवरेज देंगे हम रोएंगे गाएंगे। 51 वो अगर 5100 बिलियन की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे जी नहीं, हम 47 कर लेंगे, 48 कर लेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पिछले माली साल में हुआ था कि वी स्टार्टेड विद 5503 बिलियन, उसके बाद फिर हुआ कि चलो 1203 बिलियन कर देते हैं। उसके बाद और डे 1 से मैं कह रहा कि 4400 अरब अगर FBR इकट्ठा कर ले तो मैं सबों को सलाम करूंगा जाके। लेकिन फिर आ गया कोरोना। मार्च से लेकर और जून के महीने में जो रेवेन्यू लॉसेस हैं डॉक्टर साहब, वो अब IMF को पता चल गया। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो पाकिस्तान को कर्जे मुंजमद करने की सूरत में रिलीफ दिया जा रहा है, दूसरी तरफ मजीद बोझ डाला जा रहा है। मतलब एक तरफ से निकालो दूसरी तरफ से उलझा दो। तो ऐसे में जो रिलीफ भी दिया जा रहा है, इसका कोई फायदा होगा फिर? देखें, अभी हुए नहीं है, अभी हमने अप्लाई किया, अभी बहुत सारी चीजें, बहुत इसमें रास्ते में अभी है कि एक्चुअली इसमें हमें कितना बेनिफिट होगा। ठीक है ना? हाँ। हमने गलत जगह पे हिट किया है, गलत जगह पे। हमने G20 से बायलैटरल डेट से हमने रिलीफ मांगी है। पाकिस्तान का जो इशू है वो बायलैटरल डेट नहीं है, ये सिर्फ हमारे टोटल डेट एंड लायबिलिटीज का सिर्फ और सिर्फ 22% है। जो 55% से ज्यादा है वो है मल्टीलैटरल डेट। हमने किसी ने एक लफ्ज नहीं बोला मल्टीलैटरल डेट पे। अगर प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे ये बातें अगर करनी थी तो ऐसे लेवल इस चीज की बात करनी होती कि जिससे कोई पाकिस्तान को ज्यादा बेनिफिट हासिल होता। हम कर्जों के हवाले से तो ऑलरेडी इतने ज्यादा ओवरबर्डन है, आप भी जानते हैं। अब हफीज शेख साहब कह रहे हैं कि हमें मजीद कर्जे चाहिए, वो मजीद कर्ज लेने की बात कर रहे हैं। पहले कर्ज हम उतार नहीं पाए हैं, पहले कर्जों को फ्रीज करने के लिए हम दरखास्तें डाल रहे हैं। जो बात अभी हम ये कर रहे हैं कि मजीद अगर हम कर्ज लेते हैं तो अगले सालों में कितने सालों तक हमें ये कर्ज उतारने पड़ेंगे, कितनी मुश्किल हो जाएगी। तो फिर तो हम ये कहेंगे कि पता नहीं कितने सालों तक हमें हर बजट में जो एक मखसूस हिस्सा जो है वो मुख्तस करना पड़ेगा कि कर्जों पर जो सूद है उसकी अदायगी के लिए। तो ये तो बड़ी मुश्किल सिचुएशन हो जाएगी। कर्जों पर कर्ज लें, फिर कर्जों को उतारने के लिए कर्ज लें, फिर सूद की अदायगी के लिए बजट में इतना बड़ा हिस्सा मुख्तस करना होता है। देखिए, IMF का प्रोग्राम है ही है इसी पर्पस के लिए कि आपको डेट ट्रैप में इतने डीप लेके आपको पहुंचा दिया जाए कि आप अगर जो कर्जा आप पे ड्यू है इसकी पेमेंट के लिए आपने फिर कर्जा लेना है। तो एक कर्जा लेकर आप जो कर्जा ड्यू हो रहा है उसको वापस करना है। तो इसको कहते हैं कि हम डेट ट्रैप में। IMF के प्रोग्राम ने इस डेट ट्रैप को और मजबूत कर दिया है। आप कहेंगे वो कैसे? हमने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया था 6% से उठाकर हम ले गए 13.25% पे और वहां बहुत अरसे तक रखा। हमें बताया गया कि इससे तो हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे वो ग्राफ जो है चैनल्स में दे दिए हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ जुलाई से लेकर जुलाई 18 से लेकर और सितंबर 2019 के नंबर में आपको बता रहा हूँ तो 50 अरब का हमने इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ गया। अभी प्राइम मिनिस्टर जब बातें करते हैं कि देखिए हमारे पास तो रेवेन्यू इतना कम है कि हम तो इंटरेस्ट पेमेंट के बाद कोई
नहीं है, तो मैं प्राइम मिनिस्टर से कहता हूं कि सर इस चीज को बचाने के लिए आपको मैं कहता अभी जो इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट पे आया, क्या ये मजीद कम हो सकता है? मजीद ये पीछे जा सकता है? ये नंबर्स पीछे जा सकते हैं? ऑफ कोर्स। अच्छा, ये जून तक ये इन्फ्लेशन जो है इस मुल्क में, तकरीबन जून जुलाई की बात कर रहा हूं, ये आ जाएगा कोई 6% के करीब। हमारा डिस्काउंट रेट स्टेट बैंक वो भी 6% अच्छा, डॉक्टर साहब अगर दुनिया की शरह नमू की बात की जाए तो इस पेंडेमिक के बाद ये कहा जा रहा है कि ये जीरो नेगेटिव पर जाएगी, जो कि कोरोना से पहले, इस पेंडेमिक से पहले ही शरह नमू 3.5-4% मतवक्के थी, जो कि बिल्कुल नॉर्मल था। अब कहा जा रहा है कि नेगेटिव में जाएगी। मैं डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि मैंने कुछ रिसर्च किया, वो बताते हैं कि हमारी शरह नमू जो 2.5% थी इस पेंडेमिक के बाद ये मनफी होकर 6 से 7% नेगेटिव पर आ जाएगी। मतलब ये कि 1200 अरब रुपए की कौमी पैदावार में कमी हो जाएगी। ये पेंडेमिक के बाद की सूरत हाल बता रहे हैं। आप भी जानते हैं हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कैंसिल हैं, हमारी फैक्ट्रीज 2 महीना बंद रही, यहाँ पर प्रोडक्शन हमारी हो नहीं सकी। तो ये जितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, ये जो इतना नुकसान है, ये किस तरह और कितने अरसे में ये सब रिकवरी हो सकती है? मैडम, जुलाई से लेकर फरवरी तक तो हम नॉर्मल हालात में थे ना। हाँ। ये तो मार्च 23 से, ये 20 मार्च से बाद में ये सारे जो है लॉकडाउन जो शुरू हुए हैं, ये 20 मार्च के बाद की पैदावार है ना। तो ये 20 मार्च से आगे, यानी कि 3 हफ्ते 20 मार्च के भी हो जाते हैं, तो आपके पास अप्रैल या जून, यही 3 महीने हैं ना। अप्रैल के महीने अगर मैं रेमिटेंस में देखूं तो 1% की कमी आई है, कोई खास तो कमी नहीं आई है। ये अप्रैल का महीना वो महीना है जहां से मिडिल ईस्ट में लॉकडाउन था बिल्कुल, भेजने उनको पाबंदी हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद रेमिटेंस है उसमें बहुत मामूली सी कमी है, यानी 1.8 बिलियन आया है, जबकि पिछले साल इसी मुद्दे में 1.9 आया था। तो क्या क्या मत टूट गई इसमें। देखिए, बात यह है कि आप ग्रोथ रेट की बात कर रहे थे, हफीज पाशा साहब ने जो कहा है मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करूंगा, लेकिन मैं गवर्नमेंट में ये एक चीज देख रहा हूं कि IMF ने चूंकि कह दिया है कि ये नेगेटिव 1.5% होगा, तो पूरी हुकूमत पाकिस्तान इस कोशिश में है, जद्दोजहद में है कि हमें वो, इसका मतलब है कि जानबूझकर नंबर्स नेगेटिव करने की कोशिश की जा रही है। नंबर्स का खेल है ये। जी, ये जानबूझ कर करेंगे। अच्छा। ये करेंगे, पूरी कोशिश है स्टेट बैंक के भी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की भी कि ये इसको नेगेटिव किया जाए, क्योंकि देखें ना, हमें बाहर भी तो चेहरा भी तो दिखाना है कि डेट रिलीफ भी तो हासिल करनी है ना, कि हम चेहरा अपना बदनुमा ना दिखाएंगे, लोगों को तरस कैसे आएगा हम पे। अच्छा, क्या जमाना आ गया है। एक तो जो हमारी इकोनॉमी के हालात हैं ये एक तरफ, दूसरी तरफ इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में जो प्राइम मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं कि दिया मिर भाषा डैम तामीराती काम फौरी तौर पर शुरू किया जाए। आपको पता है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने इस मोहम्मद डैम और भाषा डैम की तामीर के लिए एक फ़ंड कायम किया था, जिस पर शहरियों से चंदा जमा करने की अपील की गई थी। अब इस पर जो लागत का तखमीना था वो है 15 अरब डॉलर। दिया मिर भाषा डैम की बात कर रही हूँ मैं, और इस डैम फंड में अब तक 11 अरब 77 करोड़ रुपए सिर्फ जमा हुए हैं। अब क्या हमारे पास इतना पैसा है 15 अरब डॉलर कि हम इसको शुरू कर सकें? क्योंकि डैम फंड में तो इतना पैसा इकट्ठा नहीं हुआ था। बिल्कुल सही कह रही हैं। देखें, मैं अब क्या कहूँ मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को, हमें अपनी प्रायोरिटीज को सही करनी पड़ेगी। इस कोरोना की वजह से पहले ही हमारी इकोनॉमी जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड पे थी, और कोरोना ने उसमें फर्दर उसको एक्सेलरेट कर दिया, उसके डाउनवर्ड, उसको जो डाउनवर्ड ट्रेंड को फर्दर एग्रीवेट कर दिया है। हमें कैसे अगले बजट में ये जो 2020-2021 का बजट है, ये क्या होना चाहिए? ये बेसिकली मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ एडवर्स कॉस्ट ऑफ कोरोना, किस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी को इस एडवर्स इम्पैक्ट से बचाया जाए, इसको मिनिमाइज किया जाए। हमारे बजट का फोकस इस तरफ होना चाहिए। सही। ना इतना ज्यादा हम टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं। अगर ये 4200-4300 बिलियन हम इकट्ठा कर लें तो ये बहुत बड़ी बात होगी। जैसे मैं उस वक्त भी कह रहा था कि 55, जब सारी दुनिया 55 कर रही थी, 5500 अरब, तो मैं कह रहा था कि 44 हो जाए तो बड़ी बात हो।
तो अभी भी मैं कह रहा हूं कि खुदा के वास्ते इन सब चक्करों में ना पड़े, अपने मुल्क की इकोनॉमी की तरफ तवज्जो दें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इशफाक हसन साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का एडिटोरियल। नाज़रीन, मकबूज़ा कश्मीर में 5 अगस्त के इक़दाम और भारत में मुसलमानों के साथ इंसानियत सोज मज़ालिम के ख़िलाफ़ हुकूमत पाकिस्तान ने भारत से तिजारत पर पाबंदी आयद कर रखी है 5 अगस्त के इक़दाम के बाद से, जिसके तहत तमाम अशिया की दरामद और बरामद पर भी पाबंदी आयद है। लेकिन इसी पाबंदी के दौरान हुकूमत ने भारत से जान बचाने वाली अद्वियात भारत से दरामद करने की मशरूत मंजूरी दी थी। इस मंजूरी के बाद जान बचाने वाली अद्वियात की आड़ में दीगर अद्वियात भी बरामद की जा रही हैं, जिस पर वफाकी काबीना ने सख्त नोटिस लिया था। और हमने ये खबर आपको इसी प्रोग्राम में मार्च के महीने में दी थी। ज़रा देखिए हमने क्या कहा था। कंपनियों ने हुकूमत पाकिस्तान से रुजू किया और ये कहा कि भारत से बहुत सी ऐसी हमें अद्वियात इंपोर्ट करने की ज़रूरत है जो इंसानी जानों को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है, लिहाजा हमें इन दवाइयों को इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए, जिस पर हुकूमत ने मशरूत इजाज़त दे दी। लेकिन अब ये इंकशाफ हुआ है कि जान बचाने वाली अद्वियात की दरामद की आड़ में इन कंपनीज़ ने दूसरी अद्वियात भी बरामद की हैं। इंकशाफ होने पर वफाकी काबीना ने इस इक़दाम पर सख्त नोटिस लिया है। ज़राए से मिलने वाले इत्तलात के मुताबिक वफाकी काबीना के इजलास में मुआविन सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने वजाहत देते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस वक्त 40% के करीब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट भारत से दरामद की जा रही हैं, जिस पर काबीना अरकान ने भारत से दरामद की जाने वाली अद्वियात की मिकदार और तफसीलात काबीना के सामने पेश करने का मुतालबा किया है और आइंदा इजलास में अद्वियात की तमाम तफसीलात पेश करने की हिदायत जारी की है। हम आज से 2 महीने पहले ये इशू अपने प्रोग्राम में उठा चुके हैं और अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जान बचाने वाली अद्वियात की आड़ में भारत से मामूल की अद्वियात दरामद करने का नोटिस ले लिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और उन्होंने अपने मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब को इस पर तहकीकात करने की भी हिदायत की है। ये मामला काबीना के गुज़श्ता इजलास में मज़ीद 429 अद्वियात दरामद करने की समरी पेश करने पर सामने आया। भारत से जो अद्वियात दरामद की गई उनमें मामूल की अद्वियात, वाइटामिन्स वगैरह भी शामिल है। लेकिन सवाल ये है कि अगर सिर्फ लाइफ सेविंग ड्रग्स दरामद करने की इजाज़त दी तो फिर बाकी अद्वियात क्यों दरामद की गई, इसमें कौन कौन मुलव्विस है और असल सारे मामले से असल फ़ायदा आखिर पहुंचा किसको है, इस पर इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। और यकीनन तहकीकात के बाद यह हकीकत सामने आ जाएगी। लेकिन आम सवाल ये है कि क्या उन लोगों को सज़ाएं भी मिल पाएंगी, उनसे पूछा भी जाएगा कि किस वजह से, किस के कहने पर और क्या फ़वाइद हासिल करने के लिए आप लोगों ने हुकूमत की इजाज़त के बग़ैर उन दवाइयों को दरामद किया जिसकी हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी थी। यकीनन ये हुकूमत के लिए इसकी खोज लगाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए आप हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।